क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर कविंदर गुप्ता का लद्दाख से हिमाचल में गवर्नर बन के जाना उनका प्रमोशन है या डिमोशन है? राजनीतिक हलकों की बात करें तो सभी ने मुबारकबाद कविंदर गुप्ता को दे दिया है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने भी मुबारकबाद दी और कहा, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बाबू परमानंद के बाद कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के रहने वाले हिमाचल के राज्यपाल बन गए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन क्या ये उनका प्रमोशन है या उनका डिमोशन है, इस पर डिबेट भी छिड़ गया है। एक समूह लोगों का वो है, विचारकों का वो है, जो ये कह रहे हैं कि ये प्रमोशन नहीं डिमोशन है। जब आप उनसे पूछते हैं कि आप कैसे कहते हैं कि ये डिमोशन है, तो वो आपको ये बताते हैं कि संवैधानिक तौर पर राज्यपाल का पद संविधान के हिसाब से उपराज्यपाल के पद से बड़ा है। वो आपको बताते हैं कि जब आप राज्यपाल बनते हैं तो आपका प्रोटोकॉल, आपका संवैधानिक दृष्टिकोण से जो आपकी कदकाठी है और जो संविधान में आपकी पोजीशन है, वो उपराज्यपाल से कई दर्जे ऊपर है। तो क्या इसका मतलब उनका प्रमोशन हुआ है? तो वहीं पर वो लोग जो इन दोनों इंस्टीट्यूशनों के कामकाज को समझते हैं, वो बताते हैं कि जब आपको जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाकर भेजा जाए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, या लद्दाख का उपराज्यपाल बनाकर भेजा जाए, वहां आप कितने समय के लिए रहते हैं, आपका टेन्योर कितना लंबा होता है, वो तय करता है कि नई दिल्ली आपको कैसे आंकती है। अगर वो ये समझती है कि आप एक स्ट्रैटेजिक और एक बड़े इंपॉर्टेंट केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल हैं और आपके उपराज्यपाल होते हुए इस केंद्र शासित प्रदेश में जो केंद्र सरकार का प्रोग्राम और केंद्र सरकार की पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना आसान होगा और आपको लंबे समय तक वहां रखती है, तो इसका मतलब यह है कि आप कामयाब हुए हैं उपराज्यपाल के तौर पर। और उपराज्यपाल की ताकतें राज्यपाल के कंपैरेटिवली बेइंतहा होती हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगर आप उपराज्यपाल हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपके पास है, सिविल सर्वेंट्स आपके पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग आपके पास है, मतलब साफ तौर पर यह कि सर्वे सर्वा आप है। और अगर आप लद्दाख के उपराज्यपाल बनते हैं, वहां तो लेजिस्लेचर भी नहीं है, वहां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं है, एडवाइजर्स के जरिए आपको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को चलाना है, सारी ताकतें आपके पास हैं, फाइनेंशियल पावर्स आपके पास हैं, कागज पर दस्तखत करते ही किस जगह क्या प्रोग्राम होगा, क्या पॉलिसी होगी, किस डेवलपमेंट के काम को प्राथमिकता देनी है, किसको प्राथमिकता नहीं देनी है, यह आप तय करेंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप उपराज्यपाल अंडमान निकोबार के बने, आप एडमिनिस्ट्रेटर लक्षद्वीप के बने, आप किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटर बने या वहां के आप उपराज्यपाल बने, और उसका मुकाबला और उसका मुआवजा जब आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ करेंगे तो बनता ही नहीं। लद्दाख एक स्ट्रैटेजिक यूनियन टेरिटरी है, चाइना के साथ बॉर्डर सटा हुआ है, डिस्टर्बेंसेस उस बॉर्डर पर भी कभी कभी होती हैं, और बहुत सारे फैसले वो हैं जो स्ट्रैटेजिक फैसले हैं जिनको केंद्र सरकार को लेना पड़ता है राष्ट्र के हित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब जाहिर सी बात है, वहां के उपराज्यपाल के ऊपर केवल और केवल भारत सरकार की नजरें नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नजरें भी उन्हीं के ऊपर हैं। और इतना ही नहीं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां की कानून व्यवस्था का ख्याल रखना उपराज्यपाल की जिम्मेदारी। जिले चाहे 2 हो या जिले 3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे जिस केंद्र शासित प्रदेश की स्ट्रैटेजिक और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस भारत सरकार के लिए हिमाचल से 3 गुना ज्यादा है। हिमाचल एक प्रदेश है, वहां लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई एक सरकार है और राज्यपाल एक संवैधानिक पोजीशन है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और सरकार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है
वही चलाते हैं। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा हैं, पुलिस उनके अधीन है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके अधीन है। उपराज्यपाल किसी भी जगह हस्तक्षेप करेंगे तो बवाल बनेगा। उपराज्यपाल किसी भी जगह कोई सवाल खड़ा करें या कोई जवाब मांगे तो बवाल कटेगा। आप बंगाल के गवर्नर को लेकर ममता बनर्जी ने किस तरीके से बवाल काटा आपने देखा। तमिलनाडु में स्टालिन ने, वहां के उपराज्यपाल ने जब वहां पर कुछ एक बिलों को लेकर सवाल उठाए तो उन्होंने किस तरीके से बवाल काटा आपने देखा। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। और खासतौर पे वो केंद्र शासित प्रदेश, जिस केंद्र शासित प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आपके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपके पास, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कौन कहां पर रहेगा आपके पास, और जो केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर और जियोग्राफिकल तौर पर मिलिटरीली बहुत इंपॉर्टेंट हो, वहां का उपराज्यपाल होना अपने आप में यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार का आप में विश्वास, केंद्र सरकार का आप पर भरोसा कितना ज्यादा है। लेकिन कविंदर गुप्ता जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री 30 अप्रैल 2018 को बनते हैं और 19 जून 2018 को सरकार गिर जाती है। उप मुख्यमंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। 18 अप्रैल 2015 को उन्हें जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का उससे पहले स्पीकर बनाया गया था और 29 अप्रैल 2018 जब फेरबदल की बारी आई तो उन्हें स्पीकर के पद से हटाया गया और उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद, उससे पहले वो 5 साल जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर रहे। उसके बाद उपराज्यपाल के तौर पर वो लद्दाख 18 जुलाई 2025 को पहुंचे और 6 मार्च 2026 को उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफे के फौरन बाद शाम को महामहिम राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। अब हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, और वो भी एक ऐसे राज्य का जहां पर कांग्रेस की सरकार है, ताकतों का कंपैरिजन किया जाए तो उपराज्यपाल की ज्यादा है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात की जाए तो लेह स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के प्रोग्राम और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की बात की जाए तो हिमाचल में यह काम हिमाचल की सरकार करेगी, लेकिन लेह में यह काम उपराज्यपाल को करना था। इसीलिए इससे पहले जो वहां के उपराज्यपाल थे, एक रिटायर्ड फौज के ऑफिसर को कमान दी गई थी। अब वहां की कमान दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके हवाले कर दी गई है। अब यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें और कविंदर गुप्ता के सीवी को देखा जाए तो उनका सीवी काफी भारी हो गया है 11 साल के अंतराल में। स्पीकर, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और अब राज्यपाल, यानी उन्होंने वो तमाम संवैधानिक पद देख लिए हैं जिन संवैधानिक पदों पर बैठने की इच्छा हर व्यक्ति की रहती है। मेयर रहे, और ये सारी चीजें जब आप सामने रखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि कविंदर गुप्ता का जो राजनीतिक जीवन है, उस राजनीतिक जीवन में मैक्सिमम पीक उनका यही है कि वो राज्यपाल हिमाचल के बन गए हैं। तो आप सीवी के तौर पर और जो राजनीतिक पारी आपने खेली है उसको ध्यान में रखते हुए तो कविंदर गुप्ता की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री से, स्पीकर से इस समय हिमाचल के राज्यपाल बन गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं, कहते हैं कि अगर 5 साल तक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरह कविंदर गुप्ता को भी कंटिन्यू करते लद्दाख में, तो समझ में ये आता कि कविंदर गुप्ता जानते थे कि उनसे क्या उम्मीदें और क्या तवक्कात केंद्र सरकार की वाबस्ता हैं जब उन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया था। क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आप हैं, सारा कामकाज आपके हाथ में है। आप उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को देखिए कि केंद्र सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी यह है कि किस व्यक्ति को लाएं, किसके कांधे पर जम्मू कश्मीर का बोझ डालें। फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के जूतों में पैर डालने वाला आदमी मिल ही नहीं रहा, रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त कामयाब हुए हैं। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई की
मौत के बाद घाटी में तनाव वाली स्थिति हुई, लेकिन आपने देखा कि फौरन उपराज्यपाल ने उस तनाव वाली स्थिति को पर काबू पाया और काबू पाने के बाद इस बात को सुनिश्चित किया कि गोली न चले और कोई उपद्रव न हो, किसी मासूम की जान न जाए, और जो लोग इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। तो ये कामयाबी है उपराज्यपाल की। 24 सितंबर को जो लद्दाख में हुआ, जिसके चलते जबरदस्त परेशानी केंद्र सरकार को भी हुई, वो नहीं होना चाहिए था। उपराज्यपाल के तौर पर कविंदर गुप्ता की ये जिम्मेदारी थी कि हालात न बिगड़ते, मगर हालात बिगड़े। और जाहिर सी बात है, नए नए थे, हालात को समझने में वक्त लगता है। लेकिन वहीं पर मनोज सिन्हा है, 5.5 साल से ज्यादा का कालखंड हो चुका है और 5.5 साल के बाद भी केंद्र सरकार ये कहने पर मजबूर है कि आयरन ग्रिप है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का घाटी के पूरे सिस्टम के ऊपर। और इस आयरन ग्रिप के चलते उन्होंने इस बात को इंश्योर किया है कि आतंकवाद और अलगाववाद को दोबारा से फलने फूलने का मौका भी ना मिले और आम लोगों को परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। तो अब आप खुद आंक लीजिए कि क्या कविंदर गुप्ता का प्रमोशन हुआ है या डिमोशन हुआ है।